सभी को नमस्कार। हमारे बंधन बैंक के वीडियो में जहाँ पे हमने नेक्स्ट ईयर का टारगेट डिस्कस किया था, इस वीडियो में हमारे एक व्यूअर का हमको कमेंट आया है जहाँ पे उन्होंने रिक्वेस्ट किया है वार्ड विज़ार इनोवेशन एंड मोबिलिटी का शेयर एनालाइज़ करने के लिए। अब हम इसको डिस्कस करेंगे और इसमें यहाँ पे इनका कहना है कि इनके पास 250 शेयर्स हैं फिलहाल। अब हम यहाँ से आगे बढ़ के इसी शेयर को आज डिस्कस करने वाले हैं। वार्ड विज़ार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी लिमिटेड, इस शेयर को समझने से पहले हम सबसे पहले इसकी कंपनी को समझते हैं। ये कंपनी एक ईवी सेगमेंट में बाइक्स बनाती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है, जहाँ पे इनका जो ब्रांड है वो जॉय ई बाइक के नाम से है। ये अभी इंडिया में इनके काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई एंड सेल्स हो रहे हैं, राइट। ये कंपनी जो है ये गुजरात में वडोदरा में इनका ग्लोबल हेडक्वार्टर है, जहाँ पे ये बेस्ड है। अगर देखें तो ये कंपनी हर तरह के और कई डिफरेंट ई बाइक्स एंड ई मोटो बाइक्स बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है। और अभी के देखा जाए तो इन्होंने काफ़ी अपने पेनिट्रेशन कर रखी है मार्केट में, जहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी कई टू व्हीलर में सेगमेंट में स्कूटी एंड इवन बाइक्स एंड थ्री व्हीलर सेगमेंट में ऑटोज़ और ई रिक्शास, ये इन्होंने काफ़ी इस समय मार्केट में इनके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। अब अगर हम इसके वार्ड विज़ार्ड के कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन को देखें जो अभी रिसेंटली इस क्वार्टर में आया है, सो कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स देख सकते हैं जहाँ पे इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के बारे में बात हो रही है। 70,000 स्क्वायर फीट में इन्होंने टू व्हीलर का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप किया हुआ है, 40,000 में थ्री व्हीलर का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप किया हुआ है। इन्होंने हर तरह के और हर सेगमेंट में टू व्हीलर थ्री व्हीलर्स इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को रेडी किया है और मार्केट में उतारा हुआ है। टू व्हीलर थ्री व्हीलर सेगमेंट में डीलर नेटवर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो इन्होंने काफ़ी अक्रॉस इंडिया काफ़ी हर स्टेट्स में इन्होंने अपने डीलर नेटवर्क सेटअप किए हुए हैं। कंपनी के अगर रिटेल आउटलेट्स देखे जाए तो 25 डिफरेंट लोकेशंस में, यानी कि ऑलमोस्ट हर स्टेट में जिस तरह से इन्होंने स्टेट को कंपेयर किया है तो मुझे लगता है कि हर स्टेट में इन्होंने एक अपना रिटेल आउटलेट बना रखा है। कंपनी की पब्लिसिटी एक्टिविटी देखी जाए तो ये कई अलग अलग समिट में, अलग अलग एग्जीबिशंस में ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड आगे अगर देखा जाए तो इनके ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर, सैफ अली खान है। हर तरह के ईवी सेगमेंट के जितने भी एग्जीबिशंस वगैरह होते हैं वहाँ ये पार्टिसिपेट करते हैं। स्पॉन्सरशिप्स यानी कि एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह भी इन्होंने काफ़ी ले रखे हैं, कई इवेंट्स में, कई स्पोर्ट्स इवेंट्स में, कई फिल्म फेयर और टीवी इवेंट्स में एंड इवन एंड आउट द मार्केट में कई तरह के एडवर्टाइजमेंट्स ये चला रहे हैं। स्पोर्ट्स इवेंट्स में, टीवी में इनके काफ़ी एडवर्टाइजमेंट्स हो रहे हैं। सो देखा जाए तो कंपनी काफ़ी एक्टिव है एंड बट अब इस हम शेयर को समझते हैं, बिकॉज शेयर को समझना भी उतना इंपॉर्टेंट है। ये जो है बहुत माइक्रो कैप कंपनी है, 1300 करोड़ की इसका मार्केट कैप है, तो ये थोड़ा कंसर्निंग हो सकता है, बिकॉज हमें समझना पड़ेगा कि हमारा रिस्क एपेटाइट कितना है पूरे पोर्टफोलियो में एक माइक्रो कैप को होल्ड करने के लिए। स्टॉक का पी देखा जाए तो 93 है, विच इज़ हाई, ठीक है, विच इज़ हाई एज कम्पेयर टू एनी माइक्रो कैप, बट वी विल स्टडी इन डिटेल। अब अगर हम ROCE की बात करें तो 17%, ROE की बात करें तो 14%, विच इज़ गुड। रिजर्व टू डेट अगर देखा जाए तो डेट थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, राइट, बट हम देखेंगे कि इसमें 84 करोड़ का जो डेट है ये किस तरह का डेट है, ठीक है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसका 10% के करीब है। सो डेफिनेटली यहाँ पे हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इसका हिस्टोरिकल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैसा है, बिकॉज ये नया कंपनी है और छोटा है, तो इसलिए ज़रूरी होगा कि इसको डिटेल में देखें और समझें, राइट। अभी अगर अब हम इसका प्राइस पैटर्न देखें तो ये 2015 से ये कंपनी जब लिस्ट हुई है तब से इसने एक काफ़ी अच्छी रैली दी थी 2021 तक, राइट, जहाँ पे ये ₹2 का शेयर 80 रुपीज़ या फिर थोड़ा लेटर इन 2022 90 रुपीज़ 95 रुपीज़ तक गया हुआ है। एंड देन अभी देखा जा रहा है कि काफ़ी कंसोलिडेट हो रहा है। तो इसके पी को स्टडी करते हैं, जैसे कि एक मेरे को कंसर्न इसके हाई पी से है, तो इसके पी को स्टडी करते हैं। सो कंपनी अगर देखा जाए तो 2021 के पहले तो ये लॉस में थी। आप देख सकते हैं कि ये ब्लू बार जो है वो काफ़ी नीचे की तरफ बना हुआ है। सो कंपनी लॉस में थी और उसके बाद से प्रॉफिट में आना शुरू हुई है, तो तब से ये डेफिनेटली एक सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी तो दिखा रहा है कंपनी। एंड रिसेंटली इसका EPS भी अच्छा ग्रो किया है। बट देन अगर आप इसके पी को देखेंगे तो 2021 के टाइम पे इसके पीई ऑलमोस्ट 1000 तक के टच किया था, राइट। 1000 का पीई जो था उस समय प्राइस ऑलमोस्ट 80-90 के अराउंड था। मार्केट ने ऑलरेडी 3 साल के पहले आने वाले प्रॉफिट को पहले ही एस्टिमेट करके उसको 1000 का पीई दे रखा था। एंड देन उसके बाद जो इसका EPS में ग्रोथ आई है, प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ आई है, तो अभी पीई इसका श्रिंक होकर के 90 के अराउंड सेटल हुआ है। अभी अगर इसका फ्यूचर ये एस्टिमेट किया जाए कि अगर ये अपने EPS को आने वाले सालों में डबल और ट्रिपल करेंगे, तब जाकर के इसका जो पीई है वो सेटल होगा ऑलमोस्ट आधे में 50 और 60 के अराउंड, ठीक है। सो अभी देखा जाए तो ये काफ़ी हाई पीई पे बैठा हुआ है स्टॉक है। एंड इसका जो पैटर्न कह रहा है, टेक्निकल पैटर्न अगर हम देख लें क्विकली, सो इसका टेक्निकल पैटर्न भी दिखाता है कि ये अपने एक बेस लाइन पे बैठा हुआ है, ठीक है। एंड मोर प्रोबेबली इसका चांसेस है कि ये अपने जिस तरह से डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, सो ये अपने बेस लाइन पे ऑलमोस्ट 38 के अराउंड इसके आने के हाई चांसेस हैं। उसके बाद जो है ये शेयर जो है अपना रैली अपवर्ड चैनल की तरफ दिखा सकता है। सो अगर टेक्निकल पैटर्न की बात करें तो अगर आपकी बाइंग इस प्राइस से लोअर है, राइट, जो कि शायद कम होगी बिकॉज उस समय शेयर को कोई फोकस नहीं करता होगा, अगर आपकी बाइंग 40 के नीचे है तो डेफिनेटली होल्ड करा जा सकता है एंड देन इस पर आराम से एंजॉय किया जा सकता है, बिकॉज इसके एक हाई चांसेस हैं कि अगर ये कभी भी कोई सडन अपने EPS में या अपने क्वार्टरली रिजल्ट में कोई सरप्राइज देगा, सो ये अपने बॉटम लाइन को ब्रेक करके नीचे आएगा, ठीक है। लेकिन तब तक ये एक चैनल में ही ट्रेड करने वाला है, बिकॉज जैसा कि मैंने बोला इसका पीई काफ़ी हाई है, राइट, इसलिए ये अपने चैनल में ही ट्रेड करेगा, बिकॉज ये अपने पीई
को और ज़्यादा इन्फ्लेट नहीं करेगा अनलेस कोई एक सरप्राइज या बुल रन जैसा कुछ आता है। सो अब अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट को एक बार स्टडी करें, ठीक है, सो रिसेंटली 3 या 4 सालों में ही इन्होंने सेल करना शुरू किया है। उसके पहले इनमें कोई सेल्स तो थी नहीं, राइट, लेकिन इन्होंने जो कि ईवी में अपना एंट्री की है तब से इन्होंने सेल्स बनाना शुरू किया है। बट उसी हिसाब से इनके एक्सपेंसेस भी काफ़ी हाई हो रहे हैं एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी कम है, 8 से 10%। ये कम क्यों है मैं आगे आपको बताता हूँ, क्योंकि जब इसको हम दूसरे इसके कंपेयर और इसके पीयर ग्रुप से कंपेयर करेंगे तब हमें समझ में आएगा। प्रॉफिट जो है ठीक है कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, बट देन अगर देखा जाए तो जो इनका सेल ग्रोथ हो रही है, ठीक है, क्योंकि ये पिछले 3 सालों में ही हो रही है तो इतना ज़्यादा कन्विक्शन तो नहीं है, क्योंकि हम सेम रेट से फोरकास्ट नहीं कर सकते। प्रॉफिट ग्रोथ भी हम उसी रेट से फोरकास्ट नहीं कर सकते। सो मैं उस तरह से मेथोडोलॉजी यहाँ अप्लाई नहीं करूंगा जिस तरह से हम बाकी के शेयरों को किया है अभी तक के, ठीक है। बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो ये समय यहाँ पे ना डेट को समझना पड़ेगा। जैसे कि हमने देखा इनकी जो बोरोइंग है वो 85 करोड़ की है, इनका रिजर्व 77 है, मतलब इनके जेब में जितने पैसे हैं उससे ज़्यादा इन्होंने बोरोइंग ले रखी है। तो बोरोइंग जो है अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग इनकी 10 है और जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है वो अभी रिसेंटली इन्होंने पिछले साल 73 करोड़ के अराउंड लिया हुआ है। सो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है इसलिए थोड़ा सा रिस्क कम है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग होती तो मेरे को ज़्यादा फ्लैग होता। सो अभी के लिए आई विल न्यूट्रलाइज दिस पॉइंट कि इनकी बोरोइंग और रिजर्व जो भी है इट इज़ ओके। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखें तो रिसेंटली इन्होंने पिछले 2 क्वार्टरों में अपने शेयर को थोड़ा 3% के करीब कम किया है, ठीक है। और ये जो पूरा का पूरा 3% है आई थिंक DII और FII ने मिला करके 1% लिया है, बाकी सारा कुछ पब्लिक ने लिया हुआ है। सो अभी देखा जाए तो थोड़ा सा DII इस क्वार्टर में इंटरेस्टेड हुआ है, बट यहाँ पे कोई ज्यादा डिटेल नहीं है कि कौन से FII और DII ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, बट थोड़ा सा इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है, बट वो बहुत ही कम है। इसके बेसिस पे डिसीजन आगे नहीं लिया जा सकता। सो अब मैं बात करूंगा यार थोड़ा सा ऑटोमोबाइल कंपनी और इसके पेयर कंपैरिजन के लिए, ठीक है। तो सबसे जरूरी पैरामीटर तो आप ये समझिए कि ये जो एक 2 व्हीलर सेगमेंट और 3 व्हीलर सेगमेंट में ही इनका प्रोडक्ट है। सो हम 2 व्हीलर और 3 व्हीलर की कंपनियों के साथ ही इसको कंपेयर करेंगे। सो बेसिकली TVS मोटर्स और बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प हम इसी में ही इसको कंपेयर करके देखेंगे। सो देखिए सबसे पहले जो मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करी थी तो राइट, इसका 10% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। वहीं अगर आप बाकी के जो कंपनीज है 19% बजाज ऑटो का है, TVS मोटर का 14% है और हीरो मोटोकॉर्प का 13% है। सो अगर आप देखोगे तो ये एक बिकॉज ये एक नया कंपनी है इसलिए इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम है, बट अगर देखा जाए तो लार्ज प्लेयर ने काफी स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन किया हुआ है। अब यहाँ पे जिस तरह का ये प्रोडक्ट है आप ऐसा भी समझिए कि आउटर मार्केट में ईवी इंडस्ट्री किस तरह से स्पेशली 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर में किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, तो वहां पे आप देखोगे तो अभी तक के ईवी को स्टैब्लिश होना एज ए प्रोडक्ट फॉर कंज्यूमर, देखिए गवर्नमेंट और सोशल लेवल पे तो काफी बड़ी बातें हो रही हैं ईवी के लेकर के, लेकिन कंज्यूमर उसको कितना कंज्यूम कर रहा है, यानी कि जो बेसिक कस्टमर है वो किस तरह से अडॉप्ट कर रहा है इन प्रोडक्ट्स को लेकर के, वो मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता कि ऊपर से गवर्नमेंट कितना पुश कर रही है ईवी के लिए, ठीक है। सो जब तक कस्टमर इसको नहीं लेगा, नहीं प्रोडक्ट बाई करेगा, तब तक थोड़ा सा चैलेंज होगा। हमने देखा है कि 4 व्हीलर और हाईवे व्हीकल सेगमेंट में ये काफी परचेजिंग आई है, उसके पीछे बहुत कुछ इन्फ्लुएंस होता है गवर्नमेंट का, जहां पे बड़े बड़े बसों के लिए ई बस स्टैंडर्ड्स मिल रहे हैं, ठीक है। एंड जो 4 व्हीलर के ओनर्स हैं उन्होंने भी काफी अपना माइंड शिफ्ट किया हुआ है ईवी के लिए। बट 2 व्हीलर सेगमेंट में जहां पे जो व्हीकल की यूटिलिटी है वो बहुत ही लिमिटेड किलोमीटर्स की ही होती है, तो वहां पे अभी तक के इतना ट्रैक्शन नहीं देखा गया है। हाँ, हमने पाया है कि थोड़ा सा TVS मोटर्स में और बजाज ऑटो में काफी कुछ टर्न अराउंड हो रहा है, लेकिन अब आप इसके ना बिजनेस को समझिए। ये जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है ये डीलरशिप और रिटेल आउटलेट्स पर चलती है। आपने कितने बजाज ऑटो, TVS और हीरो के शोरूम्स, रिटेल आउटलेट्स और डीलरशिप देखी होगी हर सिटी, हर बड़े शहर और हर छोटे शहरों में, ठीक है। तो जब ये अपने प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, भले वो ईवी लाएं चाहे नॉर्मल बाइक्स लाएं, ये इनके पास एक डीलरशिप नेटवर्क है काफी स्ट्रॉन्ग जहां के थ्रू ये सेल होता है, प्लस इनका एक अपना एक हिस्टोरिकल ब्रांड है। वहीं पे जब इस तरह का कोई इनोवेटिव कंपनी या स्मॉल स्केल कंपनी अगर मार्केट में आता है, इनके डीलरशिप और रिटेल आउटलेट्स में काफी कुछ डिपेंडेंसी होती है कि जितने ज्यादा ये वाइड स्प्रेड करेंगे उतना ही ये अपने आप को प्रॉफिटेबल बना पाएंगे। अब जो कि मैंने बात की है यहाँ पे एक्सपेंशन की, सो यहाँ पे जब तक ये एक्सपैंड करते रहेंगे इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा इंप्रूव नहीं हो पाएंगे, ठीक है। सो ये सबसे बड़ा पैरामीटर होगा किसी भी ग्रोइंग कंपनी के लिए, ये चैलेंजिंग होता है। प्लस इनको अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो इनके अभी हमने देखे हैं आगे आने वाले समय में इनको बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमेशा थोड़े से बड़े कंपनियों से छोटे रहेंगे। लेकिन अगर ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन स्टेबल रहते हैं आने वाले क्वार्टरों में या ईयर में तो ये सेफ है। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं वैल्यूएशन की, जहां पे इसकी PE 93 की चल रही है, ठीक है। अब अगर मैं इंडस्ट्री के पीयर से कंपेयर करूं तो बजाज ऑटो 32, TVS मोटर 61, हीरो मोटोकॉर्प 26, राइट। अगर आप देखोगे तो 2 व्हीलर सेगमेंट में जो इनका सबसे ज्यादा हाई PE है एंड इवन पूरे ऑटो इंडस्ट्री के ग्रुप में। सो ये दर्शाता है कि अभी एट दिस प्राइस काफी महंगा शेयर है, ठीक है। सो डेफिनेटली यहाँ पे फ्रेश एंट्री का कोई नहीं बनता एंड इवन ऐड करने का भी नहीं बनता, ठीक है। अगर हमने देखा है तो ये अपने हाई से ऑलमोस्ट 30-40% डाउन तो है, बट अगर आप सोचें कि हमने जितने भी शेयर्स इन्वेस्ट किए हुए हैं उसमें और ऐड करने की, एवरेजिंग करने की, सो अभी यहाँ पे उतना कॉन्फिडेंस तो नहीं आता है, ठीक है। अब थोड़ा फोकस करके हम इनके P&L के डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करते हैं, तो ठीक है। यहाँ पे जो
जो इनका हमने पीएनएल जस्ट अभी स्क्रीन पे डिस्कस किया, तो पीडीएफ में मैं डिटेल नहीं जाऊंगा, बट मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर दिखा था जो कि यहाँ पे दिया हुआ है पॉइंट नंबर 9 पे, जहाँ पे कंपनी को ना एक शो कॉस्ट नोटिस मिला था मार्च 24 में। ठीक है, शो कॉस्ट नोटिस मिला था, किससे मिला था? एक कस्टम से मिला था, नाहवा सेवा। ठीक है, यहाँ पे इनको एक इंक्वायरी हेल्ड हुई थी 2022 पिछले साल, जहाँ पे इनको एक डिमांड ड्यूटी इशू हुई थी, जहाँ पे 12 करोड़ का इनको एक तरह से शो कॉस्ट नोटिस आया हुआ था, जिसके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी दोनों लगेगा अगर ये जस्टिफाई होता है तो। सो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हमने इसको ऑलरेडी एक लायबिलिटी के तौर पे यहाँ पे लगा रखा है, लेकिन ये मेटेरियलाइज होगा, कितना इस पे फाइन होगा नहीं होगा ये आगे जाके पता चलेगा। कोई ऐसी कंपनी जिसने खुद साल भर में 14 करोड़ का प्रॉफिट किया है, उसको इस तरह का नोटिस आना, जहाँ पे ऑलरेडी 12 करोड़ का एक डिमांड नोटिस आया हुआ है, जो कि बहुत बड़ा मैटर है। मतलब साल भर में जितना कमाया उतने का तो इनको नोटिस आ रखा है। ठीक है, सो इसलिए यहाँ पे मेरे को डबल रिस्क लगता है बिकॉज ऑफ वैल्यूएशन एंड थोड़ा सा इनका आई वुड से ऑपरेशन करने का तरीका। लेकिन अभी कंपनी जो कि ये अभी ग्रोइंग स्टेज में है, तो थोड़ा सा हम इसको एक सपोर्ट देंगे, बिकॉज अगर कुछ चीज़ें हैं, अगर ये करते हैं जो कि ये अपनी खुद कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन में बताते हैं, तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। बट इसको समझिए क्या ये बोल रहे हैं, इनको पैन इंडिया में एक्सपैंड करना पड़ेगा, जो कि बाई डीलरशिप तो ये कर रहे हैं। डबल डीलरशिप नेटवर्क अभी अगर देखा जाए तो 25 सिटीज़ में है, मतलब इन्होंने एक सिटी में एक नेटवर्क कुछ सेटअप बनाया है, तो ये इनका जो डीलरशिप है ये बढ़ाना चाहिए इनको, जो कि इन्होंने सोच के भी रखा है। लेकिन उससे भी ज़्यादा कुछ है कि जैसे कि इनको कैपेसिटी एक्सपेंशन पे काम करना पड़ेगा, बिकॉज 70,000 एंड 30,000 स्क्वायर फीट का जो इनके जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो काफ़ी देखा जाए तो छोटा है, और एक्सपैंड करने के लिए ज़रूरी होगा कि ये जितना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उतना ज़्यादा सेल भी कर पाएंगे, बट इनको एक इक्विलिब्रियम बना के रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इनका जो खुद का फोकस है मार्जिन इंप्रूव करना, जैसा कि मैंने बोला, मार्जिन अगर ये इंप्रूव नहीं होगा तो ये सस्टेनेबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है ऑटोमोबाइल्स और ऑटो के प्रोडक्ट्स इन सेगमेंट में। बट अगेन एक्सपोर्ट में अगर ये कुछ कर पाते हैं तो वेल एंड गुड। एक चीज़ जो मुझे काफ़ी वियर्ड लगती है कॉर्पोरेट एक्शन के सेगमेंट में, ये कंपनी ने ऑलरेडी आई थिंक स्प्लिट दिया था 2021 में। ठीक है, 10 रुपीज़ का जो फेस वैल्यू का शेयर था वो 1 हो गया, एंड देन आई थिंक बोनस भी दिया था 2015 में, जो 1:1 का बोनस दिया था। सो मेरे को ये थोड़ा वियर्ड लगता है कि जब स्टॉक का प्राइस ऑलरेडी काफ़ी छोटा है, राइट, 90 रुपीज़ का था, 50 रुपीज़ का था, तब कुछ ऐसा स्टॉक का स्प्लिट देना और उसके प्राइस को ला करके 100 के नीचे लाना उतना जस्टिफाइड नहीं लगता है। और जब आप बोनस देते हो देन आपके रिजर्व स्पेंड होते हैं, तो आपका रिजर्व जब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है, आई थिंक 70-80 करोड़ का आपका रिजर्व है, सो आपका बोनस देना आई डोंट रियली फील कंफर्टेबल। सो अभी जो हमारे व्यूअर ने बोला है कि उन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है 250 शेयर्स, राइट, सो अगर आपने, मैं एज्यूम करता हूँ कि अगर आपने पीक पे भी खरीदा होगा तो आई थिंक 20,000 का आपका कुछ इन्वेस्टमेंट होगा। बट देन अगर ये डिपेंड करता है काफ़ी कुछ कि आपके पास कितने माइक्रो कैप्स हैं, ठीक है, एंड 20,000 आपका पोर्टफोलियो का क्या साइज बनता है। ठीक है, अगर आपका 5% से कम है पोर्टफोलियो साइज और आपके बाकी भी और कोई दूसरे माइक्रो कैप्स नहीं है, ज़्यादा नहीं है, तो आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हो, बिकॉज देन इट लुक्स लाइक इट्स अ गुड इवॉल्विंग कंपनी। बट हमको हर क्वार्टर आई थिंक इसको ट्रैक करना चाहिए। सो वार्ड विजार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी का अगर मैं समरी करूँ तो डेफिनेटली सबसे बड़ा जो अटेंशन है वो है इसका माइक्रो कैप होना। ठीक है, एंड ऑल टाइम चार्ट, रिजर्व एंड डेट इज ओके, रिजर्व और डेट अभी बराबर है तो ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगेन मेरा बहुत इंटरेस्ट होगा कि अगर कोई इसमें एफआईआई और डीआईआई भी आकर के इन्वेस्ट करे। अब आप ऐसे समझो कि ईवी का जो इतना जो हाइप बना हुआ है वो पिछले 4-5 सालों से बना हुआ है, उसके बाद भी अभी तक के अगर इसमें कोई भी एफआईआई और डीआईआई नहीं आया है, सो देयर इज समथिंग व्हिच इज नॉट वेरी अट्रैक्टिव फॉर डीआईआईज एंड एफआईआईज। सो मैं भी उसी हिसाब से इसमें अपना स्टेप लूंगा। ठीक है, और इसके बाद अगर देखा जाए तो पीई डेफिनेटली इसका काफ़ी हाई है, बट रिजल्ट, क्वार्टरली रिजल्ट इसका अच्छा था, एनुअल रिजल्ट भी इसका अच्छा था, बट हमें यही ट्रैक करना पड़ेगा कि हर क्वार्टर में अच्छा करे। ट्रैक करने में आपको ज़रूरी ये होगा कि आप इसके पीई को हमेशा ट्रैक करो। ठीक है, इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 10, आई थिंक इससे नीचे अगर जाता है तो काफ़ी टेंशन वाला बात होगा, क्योंकि इसके अच्छे पीएस 14-15 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कर रहे हैं। ठीक है, बट इसका जो डेट इन्होंने ले रखा है अभी फिलहाल के लिए, एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग है इनको 73 करोड़ की, राइट, सो ये बोरोइंग ये कितने जल्दी लैंड ऑफ करते हैं ये हमें ट्रैक करना पड़ेगा। एंड देन समरी में बोला जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो कि हमको यहाँ पे क्वेरी आई थी कि इनके पास 250 शेयर्स हैं, तो डेफिनेटली आई थिंक इन्होंने 20,000, अगर इन्होंने हाई प्राइस पे भी 90 के प्राइस पे भी लिया होगा तो 20,000 के करीब इनका इन्वेस्टमेंट होगा। अब ये जो 20,000 का इन्वेस्टमेंट है डिपेंड करता है कि आपके पोर्टफोलियो का कितना साइज है। ठीक है, अगर ये 5% से कम है फिर तो आई थिंक आप कंटिन्यू कर सकते हो, बिकॉज बट इसका जो टेक्निकल पैटर्न है डेफिनेटली एक रेंज बाउंड तो रहने वाला है जब तक इसका पी श्रिंक नहीं होता। ठीक है, सो ये रेंज बाउंड रहेगा और उसके बाद जब भी ये ब्रेकआउट देगा तब ये डेफिनेटली डबल होने की पॉसिबिलिटी रखता है, बट इसके ब्रेकआउट को आने में इसके पी को श्रिंक होकर के कम से कम 40-50 तक आना पड़ेगा, तब जाकर के ब्रेकआउट आएगा, जिसका मतलब है आराम से 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर तो लगेंगे। और उस 1-2 क्वार्टर में अगर कुछ सडन कुछ ऑडिट फाइंडिंग आ जाती है या किसी तरह का नोटिस आ जाता है जहां पे इनको फाइन्स लगते हैं, तो ये शेयर जो है ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करेगा, विच मीन्स 30 के नीचे अगर ये वीकली
बेसिस पे क्लोजिंग करता है, सो आपको वहाँ पे थोड़ा सा कंसर्निंग होना पड़ेगा। सो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी आई थिंक इवॉल्विंग कंपनी है, सो उस हिसाब से तो ठीक है, बट शेयर को देखा जाए और उसके प्राइस को देखा जाए तो अभी उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता है। एंड इसका कोई फ्यूचर प्रोजेक्शन करना अभी उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है, बिकॉज ट्रेंड लाइन में भी और इवन वॉल सिंपली स्ट्रीट में भी इनका ईपीएस की ग्रोथ को उतना प्रोजेक्ट नहीं किया हुआ है। अभी यहाँ पे कुछ इतना कॉन्क्रीट नहीं है कि जिसके बेस पे हम इसके फ्यूचर टारगेट्स को डिफाइन कर सकें। सो अभी के लिए तो हम यहाँ पे इसके जो चार्ट पैटर्न्स रहे हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, उसी के अराउंड ही हम इसको जज करेंगे और इसके पीई के वैल्यूएशन पे इसको जज करेंगे। अब अगर यहाँ पे अगर आपको कोई और ऑब्जर्वेशन है इस कंपनी को लेकर के तो कमेंट में बताइए, और बाकी के जो व्यूअर्स हैं जिनको लगता है कि इससे ज्यादा अट्रैक्टिव कोई ईवी कंपनी है वो मेरे को आप कमेंट में बताइए, तो हो सकता है हम उसको भी स्टडी करें एंड देन हम दोनों कंपनियों को कंपेयर करें। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।